नमस्ते, здравствуйте to all our viewers। आप सबका हम स्वागत करते हैं हमारे इस वार्तालाप में जहां हमारे साथ आज जुड़े हैं मिस्टर कश्मीर सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड आभार है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ मेरे गृह में पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि NRI क्लब की जो टीम है उसकी तरफ से मेरे साथ मुलाकात करने का निर्णय लिया गया है। ये मेरे लिए एक बड़ा सौभाग्य है। ज़्यादातर लोग कश्मीर सिंह जी को जानते हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ हिंदुस्तानी समाज, बट इनकी ये जो जर्नी है एक बहुत ही लंबी जर्नी रही है एंड वेरी इंस्पायरिंग वन इट इज़। तो कश्मीर जी, आप यहाँ पर आए 1975 में जी। एज अ स्टूडेंट। आजकल एडमिशन प्रोसेस काफ़ी आसान हो गया है, बच्चे ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं और उनका एडमिशन का प्रोसेस इस तरीके से चलता है। आप उस ज़माने में आपने कैसे यहाँ एडमिशन लिया? आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया टू यू नो टू टेक योर जर्नी फ्रॉम अमृतसर टू मॉस्को? दरअसल बात ये है कि एक हिंदी में कहावत है, जहाँ चाहत वहाँ राह। वो ऐसा ही है। तो मैं बताता हूँ कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था वहाँ पंजाब में, तो उस ज़माने में मैंने एक रूसी लेखक शोलोखोफ की किताब है। रूसी में उसका नाम तीखी दोन है, अंग्रेजी में उसको एंड क्वाइट फ्लोज द डॉन, हिंदी में भी इसका अनुवाद है धीरे बहे दोन रे, और पंजाबी में इसका नाम है डान वेंदारिया। तो वो किताब मैंने पढ़ी। वो बहुत ही दिलचस्प किताब है और रूसी जीवन के बारे में बहुत विस्तार से बताती है। और जब मैंने वो बड़े बड़े 4 वॉल्यूम की किताब पढ़ी तो मुझे लगा कि जिस जीवन का उस नॉवल में वर्णन किया गया है वो हमारे पंजाब भी जीवन जैसा ही है। और मन में बड़ी चाहत पैदा हुई कि ये देश भी मुझे देखना चाहिए। ऑफ कोर्स संभावनाएं नहीं थी, क्योंकि विदेश जाने के लिए पैसा चाहिए, सारा कुछ बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन देखिए, चाहना चाहिए। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि जो अगर आप चाहेंगे तो हो भी जाएगा। तो ऐसा अनएक्सपेक्टेडली हो गया कि उस ज़माने में इंडो सोवियत कल्चरल सोसाइटी हुआ करती थी, तो मैं इस फील्ड में काफ़ी एक्टिव था। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि तुम मॉस्को जाओ और अपनी हायर स्टडी वहाँ करो। सो ये मुझे 75 में ऑफ़र मिला, तो मैं 75 में यहाँ आ गया। मेरे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, क्योंकि जो एग्ज़ामिन देना था वो वहीं से ले लिया गया था, एग्ज़ामिनेशन जो होता है। सो फैसला हो गया था। यहाँ आकर भी दोबारा देना पड़ा, कोई मुश्किल नहीं हुई क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट था। हिस्ट्री में मुझे वैसे ही बड़ी दिलचस्पी, हिस्ट्री और साइंस दोनों में, इसलिए कोई एग्ज़ाम देने में कुछ मुश्किल नहीं हुई। तो आपने यहाँ पर एज अ स्टूडेंट अपनी लाइफ स्टार्ट करी। तो आप जब यहाँ पर आए तो आपको किन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा उस ज़माने में? आजकल स्टूडेंट्स के पास बहुत सहूलियत है, यहाँ पर बहुत लोग इंग्लिश बोलने लगे हैं, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स होने लगे हैं एंड यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी भी है। पहले मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी इंडियन कम्युनिटी थी। जी। तो आपको किन सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? पहली बात तो ये है कि जब मैं एयरपोर्ट से उतरा तो वहाँ से मॉस्को पहुँचने के लिए मुझे एक बस में लेकर आए। तो मैंने बस की खिड़की से बाहर देखे, खेत देखे, हरियाली, सुंदर नज़ारे देखे। तो उसमें मुझे एक तरह का पुलकित किया। मैं बहुत ही इमोशनल हो गया, क्योंकि इससे पहले मैं काफ़ी लिटरेचर पढ़ चुका था सोवियत यूनियन के बारे में, और ख़ास तौर पर सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में, जिसको रूसी देशभक्त युद्ध कहते हैं। तो मैंने सोवियत लोगों ने जो मुसीबतें झेली थी
उसके बारे में मैंने पढ़ा था, काफ़ी मुश्किल दौर था। तो फिर मैंने जब देखा इर्द गिर्द इतना सुंदर है, तो मेरे मन में इन लोगों के प्रति एक तरह की श्रद्धा पैदा हुई कि कितने महान लोग हैं जिन्होंने इतनी मुसीबतों के बाद भी अपने देश को इतना सुंदर बना दिया है। चलिए, अब बात की, आपने अंग्रेजी की बात की। वास्तव में उस जमाने में जहाँ रूस में तो क्या, मॉस्को में भी, जो यहाँ की राजधानी है, अंग्रेजी का कुछ प्रचलन नहीं था। बहुत कम लोग इंग्लिश से बोलते थे। तो मेरे लिए भी ये एक समस्या थी, क्योंकि मुझे रुचि नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी। और जीना तो था ही, बात तो करनी थी। इसलिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरू में काफ़ी मुश्किलात हुई, 1-2 दिन भूखा भी रहना पड़ा। लेकिन ये इतने अच्छे लोग हैं कि इन्होंने मुझे आते ही, समझ लो कि अपने हाथों पर रख लिया। क्योंकि जब हम वहाँ इंडिया से आते हैं तो ऐसे साधारण गर्म कपड़े नहीं पहनते, यहाँ तो सर्दी होती है। मैं आया था यहाँ 18 सितंबर को। सितंबर में काफ़ी सर्दी हो जाती है यहाँ, और ओवरकोट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ एक दुकान है, घूम कहते हैं उसको, वहाँ ले गए मुझे, गर्म पैंट, कोट, बूट सब दे दिए। सो मतलब इस साइड से तो कोई मुश्किल नहीं थी। लेकिन भाषा का जो था उस ज़माने में, भाषा आजकल जैसे आपने बताया अंग्रेजी में भी पढ़ाते हैं सब कुछ, लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले रूसी सीखनी पड़ती थी, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे वो सिर्फ रूसी में ही पढ़ाते थे। शायद कोई साइंस के सब्जेक्ट थे जैसे मेडिसिन, उसमें अंग्रेजी चलती थी। लेकिन हिस्ट्री जैसे, क्योंकि मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में था, तो वहाँ तो रूसी ही सीखनी थी। तो पहले 6 महीने कुछ मुश्किलें आई, लेकिन ये इतने अच्छे लोग थे कि उस ज़माने में हमारे रूस के साथ, भारत के, सोवियत संघ के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे। इसलिए हमारे लिए इस साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिर्फ हमें खुद को मेहनत करनी थी। मेहनत करके रूसी सीखी, रूसी सीख ली जब, तो फिर कोई समस्या नहीं आई। मैं एक दिलचस्प कहानी बताऊं, वो आप देख लेना बाद में। कहानी ये थी कि पहले 3 महीने मुझे ऐसा लगा कि मैं रूसी सीख नहीं पाऊंगा, कि रूसी बिल्कुल ही अलग भाषा है अंग्रेजी से। तो काफ़ी मुश्किल भी। बहुत मुश्किल थी। तो मैंने सोचा कि मेरे बस की बात नहीं है ये। मैं 3 महीने के बाद, उस ज़माने में हमारे सीनियर टीचर होते थे जो अपने इंडियन स्टूडेंट्स का ख्याल रखते थे। उनकी कोई भी डिमांड होती थी, कोई मुश्किल होती थी, उसको सॉल्व करते थे। उनका नाम भी मैं बताना चाहता हूँ, सिरगी सिरगीविच, बहुत अच्छे इंसान थे। तो मैं उनके पास चला गया। मैंने कहा कि रूसी सीखनी मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए प्लीज़ आप मुझे टिकट दीजिए वापस इंडिया जाने की। हैं? तो वो भी सोच में पड़ गए। तो कह रहे ऐसा करते हैं कश्मीर कि तुम 3 महीने और रुक जाओ, अगर 3 महीने के बाद भी तुझे रूसी नहीं आएगी तो फिर हम तुझे टिकट दे देंगे, तुम अपने घर चले जाना। तो दिखने वाली बात है, जो अच्छी बात है जो मैंने नोट की, वो ये कि कुछ दिन के बाद हमारे टीचर ने, वो कहीं भी जाते, किसी स्कूल में जाते, किसी कल्चर प्रोग्राम में जाते, मुझे साथ ले जाते। तो इसका मतलब ये था कि वो साथ ले जाते थे तो मुझे लोगों से मिलवाते थे, और लोग क्योंकि रूसी बोलते थे तो फिर मुझे भी कोशिश करनी पड़ी, रूसी बोलनी पड़ी। तो ऐसे 3 महीने गुजर गए। तो 3 महीने के बाद वो खुद एक दिन मिले तो कह रहे कश्मीर टिकट चाहिए तुझे वापस जाने की। तो मैंने कहा कि नहीं खाचू, रूसी में कहा कि फिर जब मबू गुआरिज पर उसकी। सो ये समस्याएं आई थी शुरू में, लेकिन बाद में सब सॉल्व होगी। 6 महीने कोर्स किया रूसी का, उसके बाद हमारा हिस्ट्री के सब्जेक्ट चलते रहे। और कहना चाहूँगा, अपनी खुशामद नहीं करनी चाहिए, 5 साल की जो पढ़ाई थी मेरी उस ज़माने में, उसमें 2 बार मुझे ट्रोइका मिला, 3 नंबर मिले।
आमतौर पर 5 और 4, 5 एक्सीलेंट होता है, 4 गुड होता है। सो मतलब अच्छी पढ़ाई की। तो आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ कैसे शुरू करी फिर दशा में? देखिए, मैं क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी हूँ तो मुझे इतिहासकार ही प्रोफेसर बनना चाहिए था, टीचर, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि 76 में 1976 में मुझे ऑफ़र किया गया कि मैं रेडियो मॉस्को के पंजाबी डिपार्टमेंट में अनाउंसर और ट्रांसलेटर का काम करूं। उनको ज़रूरत थी तो मैं सहमत हो गया। तो कहना चाहिए कि वहाँ से मेरा ये जो परफेक्शन आप कह रही हैं शुरू हो गया एज ए ट्रांसलेटर। तो मतलब चलते चलते पहले रेडियो में ट्रांसलेशन का काम किया, फिर एक रादुगा प्रकाशन, जहाँ इस रादुगा प्रकाशन गृह में रूसी से पंजाबी में, हिंदी में, दूसरी भारतीय भाषाओं में अनुवाद होता है। फिर मैंने वहाँ भी काम किया। प्रोग्रेसिव पब्लिशर्स में भी कुछ समय के लिए काम किया। मार्क्स लेनिन्स की कुछ रचनाओं का पंजाबी में अनुवाद किया जी। तो वो है। सो इसलिए मैं इसी सिलसिले में बताना चाहता हूँ कि उस ज़माने में रेडियो से जो प्रसारण होते थे उसमें हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, टोटल 12 भारतीय भाषाओं में प्रसारण होते थे। और इतनी ही भाषाओं में रादुगा पब्लिशर्स और प्रोग्रेस पब्लिशर में रशियन से रूसी साहित्य का इन ज़बानों में अनुवाद होता था और बहुत अच्छी किताबें छपती थी। और इंडिया में, भारत में वो बहुत लोकप्रिय होती थी, क्योंकि एक तो उनकी गेटअप बहुत अच्छी होती थी, उनका मतलब मैटर भी, कहानियाँ भी अच्छी होती थी और बहुत पॉपुलर थी। सो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं प्रोफेशन के तौर पर ट्रांसलेटर, अनुवादक। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप इतने टाइम से ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं। तो आप फिर हिंदुस्तानी समाज के साथ कैसे जुड़ना हुआ आपका? ये भी बात ट्रांसलेशन से जुड़ी हुई है। मैं 85 में मैंने पीएचडी कर ली थी अपनी मुकम्मल, और उसके बाद मुझे ऑफ़र मिल गया था रादुगा पब्लिशर्स में ट्रांसलेटर का काम करने का। और बता दूं, उस ज़माने में 2 पब्लिशिंग हाउस होते थे, एक प्रोग्रेस पब्लिशर और दूसरा रादुगा। जो प्रोग्रेस पब्लिशर था वहाँ पॉलिटिकल लिटरेचर ट्रांसलेट किया जाता था रूसी से भारतीय भाषाओं में, और जो रादुगा पब्लिशर था ना, उसमें जो क्रिएटिव लिटरेचर होता है जिसको नावल, कहानियाँ वगैरह हम कहते हैं, उसका अनुवाद किया जाता था। सो मैं 85 में रादुगा पब्लिशर में काम करना शुरू किया, और वहाँ ही एक मेरे दोस्त काम करते थे, करलजीत सिंह, वो भी पंजाबी के अनुवादक थे। और उस ज़माने में हिंदुस्तानी समाज के जो अध्यक्ष थे, पद्मश्री मदन लाल मधु, वो भी वहीं काम करते थे। वहाँ पर ही मेरी उन दोनों से मुलाकात हुई और उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि मैं हिंदुस्तानी समाज का सदस्य मेंबर बन जाऊँ। सो उस ज़माने से मैं मतलब 85 से हिंदुस्तानी समाज से जुड़ा हुआ हूँ। शुरू में एक साधारण मेंबर था, लेकिन बाद में 1994 से मैं हिंदुस्तानी समाज का जनरल सेक्रेटरी रहा, और जनरल सेक्रेटरी मैं रहा 2006 तक, काफ़ी लंबा, 12 साल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद 2015 में जब हमारे मेंबर्स ने ये फैसला किया कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है, सो मुझे ये कार्यभार संभालने का अवसर मिला। तो आज तक मैं हिंदुस्तानी समाज का अध्यक्ष हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, तो ठीक चल रहा है। और ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी समाज की स्थापना
1957 में, जैसे कि आपने बताया, हुई थी। और इसकी स्थापना करने वाले कोई मामूली लोग नहीं थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, साहित्यकार थे, कवि थे। उनमें पद्मश्री मदन लाल मधु और जैसा कि मैंने आप बातचीत करते बताया था, हिंदी के मशहूर लेखक भीषम सानी शामिल थे। और भीषम सानी हमारे एक हिंदी सिनेमा के एक्टर बलराज सानी के भाई थे। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप हमें बता सकते हैं कि हिंदुस्तानी समाज की स्थापना किस तरीके से हुई एंड उसका उस ज़माने में क्या काम था और आज के तारीख में क्या काम है, क्या डिफरेंस है आया है इतने सालों में? कि 1956 में, 1956 में सोवियत सरकार और भारत सरकार के बीच बहुत से समझौते हुए थे। और उसमें एक समझौता था कल्चरल फील्ड में सहयोग का, आपसी सहयोग बढ़ाने का। इसी सिलसिले में 1956 में भारत से बहुत से माहिर लोग, अपने अपने फील्ड के माहिर लोग यहाँ मॉस्को पहुँचे थे। और वो अलग अलग जगहों पर काम करते थे, ज़्यादातर अनुवादक थे। प्रोग्रेस पब्लिशर्स तो उस ज़माने में अभी नहीं था, उस वक्त था विदेशी भाषाओं का प्रकाशन गृह, ऐसे उसका अनुवाद हिंदी में करे तो उसमें काम करने के लिए। और रेडियो मॉस्को में आए थे, और 35 लोग थे उस ज़माने में, पहला जो ग्रुप था। और वो लोग बेशक एक ऐसे देश में आए थे जो भारत का बहुत बड़ा मित्र देश था, उनका बहुत ख्याल रखा जाता था। लेकिन फिर भी अपना कल्चर होता है, अपनी संस्कृति, उसके साथ जुड़े रहना हर इंसान की फितरत होती है। तो उन लोगों ने ये सोच समझ कर फैसला किया था कि हमें अपने देश से जुड़े रहने के लिए, अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए अपना संगठन बनाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने मई महीने में, ये इतना मुझे बताया गया था, मधु जी ने बताया था, मई 1957 में हिंदुस्तानी समाज की स्थापना की। और बाय द वे बताना चाहता हूँ कि 1857 और 1957 में कुछ साझी बात आती है। 1857 में हमारा अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था, खैर 100 साल बाद। इन हालात में हिंदुस्तानी समाज अपनी एग्जिस्टेंस में आया। मेन यही था कि ये जो लोग जिन्होंने हिंदुस्तानी समाज की स्थापना की, वो हमारे जितने भी त्यौहार हैं, राष्ट्रीय त्यौहार, उस समय मिलकर बैठे और सेलिब्रेट करें। तो यही एक तरीका था अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का। और इससे बढ़कर जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि इसमें हम अपने रूसी दोस्तों को भी अपने साथ ले आते थे। इस तरीके से हम रूसी दोस्तों को हम अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति से अवगत कराते थे। तो मेरा ख्याल है कि रूस और भारत के बीच दोस्ती को मजबूत करने के लिए हिंदुस्तानी समाज की जो भूमिका है बहुत अहम रही है, महत्वपूर्ण रही है। और आप जानते ही हैं, हम दोनों देशों के बीच सोवियत ज़माने में तो दोस्ती बहुत शिखरों पर थी, आज भी ठीक है, लेकिन ये बहुत मजबूत है। हाँ जी, आपने जैसे अभी मेंशन करा कि उस ज़माने में हिंदुस्तानी समाज का काम होता था, जैसे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सभी एनआरआईज़ को काम दे रखा है कि यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया। जी, तो उस टाइम से आप ये काम करते आ रहे हैं। दैट्स समथिंग वेरी इंस्पायरिंग फॉर द यंगर जनरेशन। जी, बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि पीपल टू पीपल जो
रिलेशन होते हैं ना, उनका रोल कभी कभी जो गवर्नमेंट लेवल पर रिलेशन होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपसे सूझबूझ बढ़ती है। तो इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि वी आर द रियल एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया। यस, आई एग्री विद इट। इट इज इट इज इट इज सो हम भी अब भी यही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक बात है बहुत क्लियर कहनी चाहता हूँ, और होती है, इससे हम भाग नहीं सकते, क्योंकि सरकारों के बीच संबंध बदलते रहते हैं कभी कभी, आइडियोलॉजिकली या पॉलिटिकली कुछ भी हो, लेकिन जो लोग हैं अगर वो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो प्यार करते रहेंगे। मैंने देखा है कि हमारे भारतीय लोग और रूसी लोग जो हैं उनमें एक चीज जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कॉमन है, वो है उनका क्या कहते हैं रूहानी आत्मक जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा है, क्योंकि रूसी लोग भी कभी इतनी चिंता नहीं करते, जो हो रहा है सो होगा, भगवान ठीक करेगा। हम भी ऐसे ही हैं जी। आपने देखा होगा। सो ये चीज़ जो है ये इतनी मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब कोई इसकी अहमियत कम नहीं है कि हमारे लोगों से जो, क्योंकि आपने तो शायद नहीं देखा होगा, हमने देखा है सोवियत ज़माने में तो भारतीयों की यहाँ बहुत इज्जत, हमें तो वो अपने सबसे अच्छे मेहमान मानते थे। तो एम्बेसडर तो अलग बात है, मेहमान मानते थे और मित्र मानते थे। और मैं आपको बताऊँ उस ज़माने में सोवियत लोग राज कपूर की फिल्म का जो गाना है ना, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून है इंग्लिस्तानी, गाते थे हैं। तो बहुत दोस्ती थी, इसलिए मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तानी समाज ने अपना जो रोल है बहुत सक्सेसफुली प्ले किया है इंडो रशियन रिलेशन बढ़ाने के लिए। तो आपने पर्सनली भी एंड हिंदुस्तानी समाज ने एज एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे क्राइसिस पीरियड्स देखे हैं, जैसे सोवियत डिसइंटीग्रेशन, 2008 का क्राइसिस, अभी रिसेंटली भी हम एक क्राइसिस पीरियड से गुजर रहे हैं। तो इन क्राइसिस पीरियड्स में आपको क्या लगता है कि आप एज एन इंडिविजुअल एंड हिंदुस्तानी समाज एज एन ऑर्गेनाइजेशन किन सारे चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा है एंड आपने उनको कैसे फेस किया? देखिए ये जो क्राइसिस आए, जी। सबसे पहले तो उनका संबंध स्थानीय लोगों से ही था, क्योंकि हम फॉरेनर हैं, इसलिए हम पर इतना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं था इसका। लेकिन फिर भी पहली बात तो ये कि सोवियत रूसी लोग हमारे मित्र लोग हैं। ये आज की बात नहीं है, ये पुराने ज़माने की बात है। मैंने आपको बताया था, मैंने जो थीसिस लिखा अपने पीएचडी, तो उसमें जो 19वीं शताब्दी में 1857 में हमारा उसको हम आज़ादी की पहली जंग कहते हैं, तो उस ज़माने में भी जो रूस के प्रोग्रेसिव प्रगतिशील लोग थे वो भारतीयों के साथ उनकी सहानुभूति थी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ सहानुभूति थी। सो ये जो हमारे रिलेशन दिल के रूसियों के साथ, रूस की जनता के साथ वो चलते आ रहे हैं। इसलिए हमें ऑफ कोर्स दुख होता है अगर कुछ रूसियों को समस्या होती है, तो हमें भी दुख होता है, हम नहीं चाहते कि उनको हो। लेकिन देखिए हर समाज में समस्याएं आती है, कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा समाज नहीं है जिसमें हमेशा ही कहते हैं कि एक ही लेवल पर समानता से सब चलता रहे। क्राइसिस आते हैं, क्राइसिस निकल जाते हैं। मेन है कि वो देश, वो कौम कायम है, तो यही सबसे बड़ी बात होती है। रूस भी कायम है, भारत भी कायम है, दुनिया भी कायम है, यही अच्छी बात है। आपने जैसा बताया था हमें हमारे वार्तालाप के दौरान कि जब
डिसइंटीग्रेशन हुआ तो कुछ समय के लिए हिंदुस्तानी समाज का कार्य रुक गया था। जी जी फिर आपने उसे कैसे रिवाइव किया? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि 1990 में रेडियो मास्को, प्रोग्रेस पब्लिशर्स और रादुगा पब्लिशर्स में जितने भी भारतीय भाषाओं के काम कार्य होते थे अनुवाद के, वो सब बंद हो गए। और जितने भी भारतीय विशेषज्ञ यहाँ आए हुए थे, अनुवादक या रेडियो अनाउंसर, वो सब चले गए यहाँ से। और वही तो मेन हमारे हिंदुस्तानी समाज के मेंबर थे, और बहुत कम लोग इधर रह गए थे, उनमें मैं भी एक शामिल हूँ। तो एक 1.5 साल तो हम ऐसे सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, ज़माना बदल गया है, हो सकता है हमारे संगठन की अब ज़रूरत नहीं रही है। लेकिन धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि नहीं, इसकी ज़रूरत है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि रूस हमारा एक मित्र देश है, लेकिन मित्र देश में भी हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहना है, अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़े रहना है। और जब हिंदुस्तानी समाज इनएक्टिव, सक्रिय ना रहा, तो हमारी जो कल्चरल एक्टिविटी वो भी ना के बराबर हो गई। तो फिर मुझे और कुछ साथियों को ये महसूस हुआ कि हमें ये इसका क्या कह रहे हैं, रिवाइव इसे करना चाहिए। तो हमने 94 या 93 में, अब याद नहीं आ रहा, इसको रिवाइव किया और इसका नाम रखा इंडियन एसोसिएशन कॉरपोरेटिंग हिंदुस्तानी समाज। तो हिंदुस्तानी समाज था वहाँ, लेकिन इंडियन कुछ साथियों ने कहा कि आज ज़माना बदल गया है, तो नाम अंग्रेजी होना चाहिए। तो खैर, नाम का भी वेस्टर्नाइजेशन। हाँ, वो भी हो गया कि इंडियन, जो इंटरनेशनल सबको पता है कि इंडियन एसोसिएशन क्या है। तो खैर चलिए, जो भी हो, लेकिन बाद में धीरे धीरे हम कल्चरल प्रोग्राम शुरू कर दिए, सब दिवाली, होली, स्वतंत्रता दिवस, गणराज्य दिवस, नव वर्ष, सब त्यौहार मिलकर मनाते थे और बड़े बड़े प्रोग्राम करते थे। तो ऐसे सब काम चल पड़ा और अब तक चलता आ रहा है। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हिंदुस्तानी समाज, क्योंकि 90s के बाद दूसरे भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भारत के बन गए, अलग अलग राज्यों से कुछ प्रोफाइल जैसे बिजनेस कम्युनिटी, उनके अपने संगठन बन गए। तो फिर भी हिंदुस्तानी समाज की लीडरशिप, मैं समझता हूँ कि ने काफ़ी समझदारी दिखाई जब उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसमें सभी हमारे राज्यों के जो संगठन है साल में एक बार इकट्ठे होकर भाग लेते हैं। और आपने शायद कभी देखा होगा ये प्रोग्राम, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। तो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तानी समाज आज भी अपनी भूमिका है वो निभा रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपसे इस बात पे बिल्कुल सहमत हूँ। एंड आपने जैसे बताया कि इस वक्त हिंदुस्तानी समाज का जो मोटो है दैट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जी जी जी। तो इसका, हाँ, मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि कभी कभी किसी देश में, किसी समाज में, किसी ऐतिहासिक दौर पर ऐसी बातें होती है कि यूनिटी के नाम पर डाइवर्सिटी को खत्म करने की कोशिश की जाती है, जो कि ठीक नहीं होता, अच्छा नहीं होता। क्योंकि गुलाब का एक फूल होता है, वो बहुत सुंदर होता है, लेकिन अगर गुलाब के पास चमेली और भी फूल जुड़ जाए, एक सुंदर सा गुलदस्ता बन जाए, तो वो क्या ज़्यादा सुंदर नहीं होगा? इसलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मेरा जब हमने ये फैसला किया कि हम अपने सभी भारतीयों को एक साथ रखने के लिए ये प्रोग्राम करेंगे, तो ये आइडिया भी दिमाग में था कि अलग अलग होता रहे, अलग अलग फूल खिलते रहे, लेकिन जब वो साथ हो जाएगी, गुलदस्ता बन जाएंगे, तो वो और भी सुंदर होगा। इसलिए हमारा जो मोटिव यही है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हिंदुस्तानी समाज का ही नहीं, सभी भारतीयों का प्रोग्राम है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही आपने खूबसूरत तरीके से इस बात का विवरण करा। लेकिन आप
आज के टाइम में देख सकते हैं कि जो हमारे न्यू जनरेशन है उसमें लोग बढ़ चुके हैं। आइदर वो अपनी संस्कृति से बिल्कुल हटते जा रहे हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा रैडिकल हो गए हैं कि डाइवर्सिटी में यूनिटी कहीं ना कहीं ख़त्म होती नज़र आ रही है। तो आपका उनके लिए क्या मैसेज होगा? नहीं नहीं, यही बात मैं कह रहा था कि कोशिशें होती है। नया ज़माना आया है, नए ज़माने में अगर हम बड़े पुरानी पीढ़ी वाले लोग इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे तो जो नई पीढ़ी है वो बेशक कहेगी कि क्या हमें ज़रूरत है। हम अब इंडिविजुअलिज्म बहुत बढ़ गया है, जी। नॉर्मल है, कोई बात नहीं, ये भी बुरी नहीं है। लेकिन अगर ये हमारी ड्यूटी है, हमें बताना है कि नहीं भैया ये भी अच्छा है, तुम आगे बढ़ रहे हो, इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हमारी जड़ें हैं, जिस जड़ से आप जुड़े हुए हैं, अगर उनका तुम ख्याल छोड़ दोगे तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारी यूनिटी, हमारा कल्चर वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा कल्चर नहीं रहेगा, हमारी आइडेंटिटी नहीं रहेगी, तो हम क्या फील करेंगे। इसलिए जो न्यू जनरेशन है बहुत अच्छे है और उन्होंने ही सब कुछ संभालना है, देश को भी आगे बढ़ाना है। लेकिन फिर भी अगर कहीं, क्योंकि ज़माना ऐसा है कि बहुत व्यस्त रहते हैं लोग, कोई कल्चर की बात सोचने समझने देखने के लिए वक्त नहीं होता है। आगे बढ़ो टेक्नोलॉजी ठीक है। लेकिन वैसे बैलेंस, सारा बैलेंस होना चाहिए। जो हमारा इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, उसको भी हमें याद रखना है, और जो नई टेक्नोलॉजी, जो नई डेवलपमेंट हो रही है, उसके साथ साथ भी आगे बढ़ना है। मेरा ये अपनी अपनी राय ये है। क्या आप हमारे व्यूअर्स जो इस वक्त रशिया में हैं, हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि वो किस तरीके से हिंदुस्तानी समाज के साथ जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। पहली बात तो ये, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और मुझे पता है कि स्टूडेंट का सबसे बड़ा काम होता है अपनी शिक्षा, पढ़ाई करना। लेकिन साथ ही साथ कभी कभार आपस में मिलकर भी बैठना होता है, गीत संगीत भी करना होता है, महफिलें सजानी होती है। तो इसके लिए हमारा संगठन है हिंदुस्तानी समाज। आप, मैं बहुत ही चाहूँगा और बल्कि आपसे निवेदन करूँगा कि आप हिंदुस्तानी समाज से जुड़िए। और हमें अभी कुछ समय पहले एक मीटिंग की थी हमारी कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कि हमें स्टूडेंट के साथ मिलकर काम करना चाहिए और एक स्टूडेंट विंग आप करना चाहिए। बेशक वो सीधा मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको अपना टेलीफोन नंबर बता दूंगा, क्योंकि और तो कोई रास्ता नहीं है। और हमारा पेज है हिंदुस्तानी समाज फेसबुक पर, अगर आप देख सकते हैं तो उसमें भी हमारी एक्टिविटीज़ के बारे में आपको पता चलता रहेगा। बिल्कुल, मैं आपके फेसबुक पेज का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जो लोग हिंदुस्तानी समाज के साथ जुड़ना चाहते हैं वो इस लिंक के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। हिंदुस्तानी समाज नीड यू। यस, दैट्स रियली काइंड ऑफ यू सर। आप आइए, क्योंकि हम जितना हमारा रोल था हमने कर दिया उस ज़माने में। अब नई पीढ़ी को आगे तो आना चाहिए, और हिंदुस्तानी समाज इसलिए ज़रूरी है, हिंदुस्तानी समाज की एग्जिस्टेंस के लिए सबको एक साथ रखता है। हम सबके हैं, कोई किसी एक रीजन या एक स्टेट या एक किसी प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, सभी के हैं। इसलिए मैं जो NRI क्लब की स्थापना की गई है अभी हाल में, इसका भी बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि NRI क्लब जो है सभी भारतीयों का सहयोग लेगी और भारतीय NRI के साथ सहयोग करेंगे। इसमें हमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि हमारी हिंदुस्तानी जो रूस में हिंदुस्तानी बरादरी या कम्युनिटी रह रही है,
उसमें एक और बढ़ोत थैंक यू सो मच सर। आपने हमारे साथ अपने सहयोग दिया, अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात कहने का। सो थैंक्स टू आवर व्यूअर्स एज वेल हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपके लिए ऐसे ही और इंस्पायरिंग स्टोरीज लाते रहेंगे। अब हम आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।